जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागे श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश हाई जुडिशरी के जो पूर्व के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसका व्याख्या किस प्रकार किया जाएगा, और हम लोग थे उस समय विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का सन 2009 का। उसके गतांग से आगे का आज हम चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अब तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। देखिए, बहुत ज़्यादा हाइपरबोल में तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति नियमित व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वाकई में जिस दिन यह पूरा अनसाल पेपर कंप्लीट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आप उस दिन देखिएगा ऑटोमेटिक इंक्रीज करके 30 से 40% तक बढ़ गया रहेगा। क्योंकि जिस क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करते चले जा रहे हैं, अंत में आप पाएंगे कि लगभग 60 से 70% जो सिलेबस का निचोड़ है, यदि आप तैयारी करते हैं तो उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर रख दिया गया है। अब यदि इसकी आपकी तैयारी हो चुकी है तो फिर रह क्या जाएगा? मिसलेनियस आप चुटकी बजा करके कर लेंगे। तो केवल यहाँ सॉल्व पेपर को सॉल्व करने का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि बस सॉल्व किया जा रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से अन्य जो सब्जेक्ट हैं, माने जो इस सिलेबस में सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है वो हर साल को लेकर के देखा जाए तो 70% तो कवर कर ही लिया है पूरे एक्ट को। अब 30% जो बचा है उसको आप अपने हिसाब से भी तैयारी करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम लोग उसी उद्देश्य से देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका लाभ भी उठाएंगे। साथ में यदि किसी प्रकार की त्रुटि भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा क्या बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, हमसे कोई त्रुटि ही हो जाए तो सहज स्वीकार है। मैं उसको त्रुटि को यथासंभव कोशिश करूँगा कि आगे न हो, क्योंकि जो हैबिट होता है वो कहीं ना कहीं से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अच्छे हैबिट को पालना चाहिए, बुरे हैबिट को नहीं पालना चाहिए। यदि व्याख्या करने का ही तरीका गलत हो या आंसर देना ही गलत हो कोई कहीं, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं सुधार करूँगा। अब समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए मैं विषय पे आता हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे थे, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो 1A है उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8B को देखते हैं। तो ये लगभग देखिए, जो क्वेश्चन A B करके फॉर्म बना रहा है, तो जो क्वेश्चन बना रही है उसी सेक्शन से ही रिलेट करके बना रहा है। बस क्या करना है कि इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है कि हूबहू वही उत्तर न दे करके थोड़ा बहुत इसमें कुछ क्वेश्चन में अंतर कर दे रहा है तो आंसर थोड़ा सा हट जा रहा है, बस ये देखना है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बहुत लंबा बना रहा है, और इसका अगर जो आप क्वेश्चन को समझ लिए तो आंसर आपका बहुत चुटकी बजा करके आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8B में कह रहा है कि एक किराएदार के विरुद्ध किराए के बकाये की वसूली, बेदखली आदि के लिए डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री जब निष्पादन रखी जाती है, निर्णीत ऋणी अपने इस अभिभाग को उठाता है कि डिक्री पारित करने के पश्चात भवन स्वामी द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित करके नई किराएदारी सृजित की गई थी एवं उसके नाते वह बेदखली के लिए दायी नहीं है। भवन स्वामी डिक्री धारक ऐसे किसी भी विलेख के निष्पादन को इनकार करता है, उनके अपने अभिभाग की तर्कसंगतता की व्याख्या करें। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, धारा 47 पर ही है, सीपीसी का जो धारा 47 है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि क्या निष्पादन न्यायालय को अधिकारता है कि इस चीज़ का जो तर्क उठाया गया है उस तर्क को भी ये डिसाइड कर सके। तो जब धारा 47 हम लोग पढ़ेंगे, अभी पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, तो वहाँ 3 बातें कही गई हैं कि 47 में निष्पादन न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, उसको निष्पादन का अवधारण कराया जाएगा, दूसरा उसका तुष्टि कराया जाएगा,
और तीसरा कह रहा है कि यदि कोई उन्मोचन से संबंधित मामला हो तो उसका भी निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा ही कराया जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन अराइज होता है कि डिक्री तो पारित कर दी गई, निष्पादन न्यायालय के समक्ष जो प्रतिवादी है उसने ये बात का अभिवाद किया कि डिक्री पारित होने के पश्चात हमारे और किराया मकान मालिक के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है, पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया गया स्वामी के बीच में और हमारे बीच में, और उस आधार पर ये हमको बेदखल अब नहीं कर सकते हैं। इस बात का वो कह रहा है कि नहीं हुआ है। तो ये एक प्रकार से राइट की बात आता है और राइट को डिसाइड करने का अधिकार नहीं है निष्पादन न्यायालय को, क्योंकि निष्पादन न्यायालय को तीन बातों का ही है, निष्पादन के लिए जो बात हो उसके लिए, दूसरा करे तुष्टि के लिए और तीसरा उन्मोचन के लिए। लेकिन अब यदि आप देखेंगे केस लॉ को तो यहाँ दो केस लॉ है। मेन तो आपका समझिए दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि इसका आंसर रिलेवेंट तरीके से इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। इसके पहले जो इसका तर्क है वादी के पक्ष में, उसके लिए जो केस है वो कृष्णराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम रामशरण लाल इलाहाबाद का मामला है, और दूसरा है जय नारायण बनाम केदारनाथ का AIR 1956 का है। तीसरा स्टेट ऑफ पंजाब बनाम कृष्ण दयाल शर्मा का मामला है, ये 1990 का है। अब तीनों केसों में जो बात कही गई थी वो क्या कही गई थी, इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर को देखते हैं। तो अब जो ये तीनों केस हम गिनाए हैं इसमें ये कहा गया था कि सामान्य नियम है कि निष्पादन न्यायालय निष्पादन के समय डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन एवं तुष्टि से संबंधित प्रश्न का निर्णय कर सकता है, किंतु निष्पादन न्यायालय पक्षकारों के वाद में विवादग्रस्त अधिकारों का निर्णय नहीं कर सकेगा, क्योंकि पक्षकारों के अधिकारों पर निर्णय करने का कार्य विचारण न्यायालय का है। ऐसा न्यायालय पारित डिक्री में न तो कुछ जोड़ सकता है न उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। न्यायालय ऐसा कोई अंतोष प्रदान नहीं कर सकता जो डिक्री में आसन्न नहीं है। अब इन तीन केसों में कह दिया गया। अब दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर में क्या कहा गया था उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया था लेकिन कोई निष्पादन न्यायालय डिक्री की निष्पादकता के प्रश्न की छानबीन कर सकता है और इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या पश्चातवर्ती घटनाओं के नाते डिक्री अपनी शर्तों के अनुसार निष्पादन योग्य नहीं रह गई है। इस बात का टेस्टिफाई न्यायालय कर सकता है। यही बात दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर में कहा गया था। अब इस आधार पर देखा जाए तो जो इस प्रॉब्लम बेस पे जो क्वेश्चन है इसमें निष्पादन न्यायालय को राइट है, क्योंकि वो निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उन सारे तथ्यों का डिसीजन करना उसके लिए निर्णायक हो जाता है, क्योंकि नहीं करेगा तो निष्पादन करा ही नहीं सकता है, चाहे वो निष्पादन न कराने की बात हो या कराने की बात हो। इस बात के निर्णय पर पहुंचने के लिए उन सब तथ्यों का डिसीजन कर सकता है और उस आधार पर यह कह रहा है कि उपरोक्त निर्णय विधि के अवलोकन में निष्पादन न्यायालय दोनों पक्षकारों के द्वारा उठाए गए विवाद के आधार पर निर्णय कर सकती है। यानी कि जो वादी द्वारा उठाया जा रहा है या जो प्रतिवादी द्वारा उठाया जा रहा है, जो इस प्रॉब्लम में कहा गया उस प्रॉब्लम का निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तथ्य ऐसे हैं जो कि निष्पादन के लिए जरूरी है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ABCD करके 4 इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये टिप्पणी लिखने की बात कर रहा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए फॉलोइंग। पहला है सिविल प्रक्रिया संहिता 89। तब 89 पे आप टिप्पणी लिखना है तो हूबहू बेयर ही लिख सकते हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि निपटारे के तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हैं, तो 2 इसेंशियल हों। एक तो जो निपटारे के लिए जो तत्व विद्यमान है वो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हो, यानी कि वादी और प्रतिवादी को। वहाँ न्यायालय निपटारे के निबंधनों को विनिर्मित करेगा और उन्हें पक्षकारों को उनके संपरीक्षण के लिए देगा। जैसे हम लोग सौदा विभाग का देखते हैं CRPC में, उसी तरीके से यहाँ भी है कि दोनों पक्षकारों को वो बातें स्वीकार्य हैं। तो इस तरीके का संपरीक्षण करने के लिए न्यायालय एक फॉर्मेट बनाएगा और उनको देगा, और जब उस संपरीक्षण पर इनका जो भी तर्क होता है फिर वो सुनने के बाद ये करे कि वाद न्यायालय संभव निपटारे के निबंधनों को पुनः विनिर्मित करेगा।
और उसे क्या करेगा, या तो मध्यस्थम के पास भेज देगा, या तो सुलह के पास भेज देगा, या न्यायिक निपटारे जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटारा शामिल है, या मध्यस्थता के लिए भेज देगा। इतना काम कर सकता है। और ये क्या है, धारा 89 कह रहा है कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा के संबंध में प्रावधान क्या है, इसके बारे में धारा 89 सीपीसी कह रहा है। अब जब इनको भेजा जाएगा तो प्रक्रिया क्या अपनाएंगे, तो ये कह रहा है कि यदि किसी मध्यस्थम को भेजा गया है तो जो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 है उसके अनुसार उस मामले को निपटारा करेंगे। यदि वो किसी सुलह को भेजा गया है तो भी वो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के 1996 के जो नियम हैं उसके अनुसार उसका मामले का निपटारा किया जाएगा। और यदि किसी न्यायिक निपटारे के लिए भेजा गया है तो उसे लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाएगा। वहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की जो धारा 20(1) है उसके अनुसार उसको निपटारे के लिए भेजा जाएगा। या किसी न्यायिक निपटारे के लिए अगर निर्दिष्ट किया गया है तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का जो है या मानव विवाद उस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन लोक अदालत को लागू होता है तो उसके तहत वो जो भी वहाँ का प्राविधान है उसके तहत उसका निपटारा किया जाएगा। और यदि मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है तो ये कह रहा है कि मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहाँ न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौता कराएगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि विहित की जाए। तो ये इस पर टिप्पणी लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को लंबा करने की बात नहीं है, टिप्पणी में पूछा है। बाकी आप कमेंट्री भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमने देखा है कि इस पर निबंध भी लिखने के लिए आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जीएस के रूप में देख लीजिए, अरे इंग्लिश के रूप में देख लीजिए, चाहे आपका ला के ही रूप में देख लीजिए, दोनों पेपरों में इसका महत्व ज़्यादा है धारा 89 का। अब ये 1999 के संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया, लेकिन उस समय चूँकि लागू नहीं किया गया, फिर इसको 2002 में इसको लागू किया गया। और इस पर जो है क्या नाम है ये जो धारा है इसकी संवैधानिकता के बारे में जो चैलेंज किया गया था वो सलेम बार एसोसिएशन बनाम सलेम एडवोकेट का जो मामला है उसमें जो है मामले को उठाया गया और इसको धारा 89 को वैध ठहराया गया था। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन दूसरा है इसका टिप्पणी ये कह रहा है धूला भाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य का मामला। देखिए धारा 9 से संबंधित है और ये टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, तो इसमें लिखा क्या जाएगा, जो बात धूला भाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य का मामला जो है उसमें जो बात कहा गया था उसी बात को आपको सार संक्षेप में लिख देना है। तो इसमें ये जो बात कहा गया धारा 9 से आप सीपीसी से संबंधित है, आप लोगों को पता होगा कि उसमें कहा गया है कि क्या सिविल नेचर के मामले हैं, यानी कि जो सिविल नेचर के मामले हैं उन्हीं का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उन मामलों का भी निर्धारण किया जाएगा जिसको स्पेसिफिक या माने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवर्जित न किया गया हो, तो उन मामलों का सुनवाई सिविल न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अब इस केस में ये कहा गया कि क्या ट्रिब्यूनल के मामले को जहाँ कहा गया है कि ट्रिब्यूनल को देखा जाएगा, क्या इसके श्रेणी में ये आता है, यानी कि इसमें कह रहा है ना कि जिन मामलों को विशेष या माने स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से विवर्जित कर दिया गया है सिविल न्यायालय को सुनवाई करने के लिए, तो क्या उसके अंतर्गत ये भी आता है कि एक न्यायाधिकरण को अगर जो देने की बात कही गई है तो क्या ये विवक्षित रूप में आएगा या स्पष्ट रूप से आएगा, बार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी बात का डिसीजन इस केस में किया गया था। तो इस केस में पहले तो ये कहा गया था कि जहाँ ऐसी कोई बात है तो सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, जब भी देखेगा तो ये ट्रिब्यूनल को ही देना होगा, लेकिन सिविल न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। उसमें जो है ए से लेके एफ तक के ग्राउंड बताए गए थे कि यदि इस तरह के ग्राउंड विद्यमान है, यानी कि कोई आधार विद्यमान है, तब ट्रिब्यूनल के मामले को भले निर्देशित किया गया है उसके बावजूद भी सिविल न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। और वो ग्राउंड क्या है, ये कह रहा है कि जब वो अधिकारातीत कार्य करता है या अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से अस्वीकार कर देता है, तब सिविल न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, यानी कि उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि जब वह दुर्भावनापूर्ण या स्वेच्छाचारिता से कार्य करता है, ट्रिब्यूनल की बात किया जा रहा है। तीसरा कह रहा है कि जब वह स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्य करता है। चौथा कह रहा है कि जब वह विकृत
भाव से कार्य करता है। 5वां कह रहा है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन आसानी से परिकल्पित नहीं होना है। विशिष्ट विधि के द्वारा विशिष्ट प्रतिकारों का प्रावधान आवश्यक रूप से सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित नहीं करता है। और लास्ट में 6वां ये कह रहा है कि जहाँ कोई विशिष्ट अधिकरण है जिसको अधिकारिता या अनन्य अधिकारिता विशिष्ट वर्ग या प्रकार के वादों के विचारण को प्रदान की गई है, वहाँ भी दीवानी न्यायालय कुछ आधारों की उपलब्धता पर उसी वर्ग के वादों को ग्रहण कर सकते हैं। दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता के अपवर्जन का अनुमान सरलता से नहीं लगाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही है इस केस में निष्कर्ष निकला कि जो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उसको इस तरीके से सीमित नहीं किया जा सकता है। अगर ये ग्राउंड मौजूद हैं तो भले ही वो ट्रिब्यूनल को निर्देशित किया गया है, सिविल न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब आते हैं टिप्पणी नंबर 3 पे। ये कह रहा विचाराधीन वाद रेस सब जुडिस जो धारा 10 में संबंधित है, तो उसका वर्णन करना है। इसमें कुछ करना नहीं है, आप इसेंशियल चाहें तो आप गिना सकते हैं। और इसेंशियल में यही है कि इसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य यह है कि विचाराधीन न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को एक ही समय में उसी वादकरण पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य दो समान वादों को ग्रहण करने एवं उन पर न्याय निर्णय से रोकना है। दूसरा उद्देश्य कह रहा है कि इस सिद्धांत का उद्देश्य वाद की बहुलता को कम करना है, जिससे न्यायालय और वाद के पक्षकारों को होने वाली असुविधा से बचा जा सके। तीसरा कह रहा है कि एक ही वादकरण पर दो न्यायालयों का परस्पर विरोधी निर्णय नहीं आ सके। चौथा कह रहे राज्य का हित है कि न्यायालय में विवादों का अंबार नहीं हो। इसमें उक्त सिद्धांत बहुत सहायक होता है। तो ये तो उद्देश्य रहा। अब जो इसके इसेंशियल हैं उसको आप गिना सकते हैं कि भाई धारा 10 के लागू होने के लिए दोनों वादों का आवश्यक होना है, दो वादों का आवश्यक होना है। अब वो जो पश्चातवर्ती वाद एक ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जिस पर इस संहिता का प्रावधान लागू होता हो। तीसरा कह रहा है कि दोनों वादों के विवादक प्रत्यक्षता और सारता समान होने चाहिए। चौथा कह रहा है दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य या उनके प्रतिनिधियों के मध्य होना चाहिए। पांचवा कह रहा है कि ऐसे पक्षकारों का दोनों वादों में एक ही हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक है। छठवां कह रहा है कि वह न्यायालय जिसमें पूर्व वाद लंबित है पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अंतोष को प्रदान करने में सक्षम है। और पूर्ववर्ती वाद लंबित है उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है, या भारत में किसी स्थित अन्य न्यायालय में, या भारत की सीमाओं के बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या चालू रखा गया है, या उच्चतम न्यायालय में है, तो ये रेस सब जुडिस का रूल लागू होगा। और उसके द्वारा जो भी है वाद दाखिल किया गया है उसको रोक दिया जाएगा वहीं तब तक के लिए जब तक के लिए कि वो पूर्व में दाखिल किया हुआ जो मुकदमा है उसका निर्धारण नहीं हो जाता है। उसके बाद से फिर ये कह रहा है कि अंतर्वर्ती वाद, ये जो लास्ट में इसका टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है 9D का अंतर्वर्ती वाद। तो अंतर्वर्ती वाद धारा 88 और आदेश 35 से रिलेट करके इस पर भी टिप्पणी की बात कर रहा है लिखने के लिए। तो चूंकि मेंस क्वेश्चन तो बड़ा हो सकता है, टिप्पणी में आपको सार संक्षेप में करना है कि इसमें सिर्फ प्रतिवादी और प्रतिवादियों के बीच में ही होता है मुकदमा। वादी का इसमें कोई रोल नहीं है, वादी का सिर्फ उसके प्रभारों और खर्चों को छोड़कर उसका कोई रोल नहीं होता है। चूँकि उसके सामने जो मेन विवाद बिंदु है कि ये संपत्ति किसकी है वो देने के लिए तैयार होता है, लेकिन चूँकि उसके दावेदार दो होते हैं इसलिए वो मुकदमा दावा के साथ करता है। और उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से एक वाद संस्थित किया जाता है और वाद का ही एकदम पूरा फॉर्मेट में होगा, उसी तरीके से उसका सत्यापन भी किया जाएगा, एफिडेविट भी होगा। बस इसमें यही है कि इसमें इस बात का डिक्लेरेशन होगा कि वादी का रोल सिर्फ इतना है कि उसको प्रभार और जो खर्च हैं उसको दे करके इसका कोई रोल नहीं है, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसका कोई क्या बोलते हैं विवादक बिंदु नहीं है। विवाद बिंदु क्या है, प्रतिवादियों के बीच में है कि वो संपत्ति किसकी है जिसको वो देने के लिए तैयार है, जो भी न्यायालय द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा। हाँ, जो मेन इसमें इशू है माने इशू करें जो बिंदु है जिसको आपको मेंशन करना है कि यह नियम अभिकर्ता और अभिधारी पर लागू नहीं होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी का अभिकर्ता है या अभिधारी है तो वह अंतर्वर्ती वाद नहीं ला सकता है, क्योंकि वो जिससे वो संपत्ति पाता है उसको संपत्ति वापस करना ही करना है, भले ही वो उस व्यक्ति का स्वामी उस संपत्ति का हो या न हो, ये मतलब नहीं रखता है। क्योंकि इसमें सीधे सीधे नियम है आदेश 35 में
कि यदि कोई अभिकर्ता है या कोई अभिधारी है तो उस पर यह धारा 35 का नियम लागू नहीं होगा, आदेश 35 का नियम लागू नहीं होगा। और यही बात सुशीला मेहता बनाम श्रीमती चंद्रकला एवं अन्य AIR 2005 के मामले में कहा गया था। और यह 2009 में बालाजी सीताराम बनाम ओम प्रकाश राज्य का मामला है, इसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि टिप्पणी में पूछा गया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिंगर करना ठीक नहीं है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन एक और है 10A कि प्रतिदावा क्या है। प्रतिदावा एवं मुजरा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या प्रतिदावा दाखिल किया जा सकता है। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन तो सीधे सीधे जो आपका आदेश 8 है उसका 6A से लेकर के 6G तक जो वर्णन किया गया है प्रतिदावा के बारे में, उसको आप उल्लेख कर दीजिए। ये प्रतिदावा एक मुजरा के साथ साथ एक ऐसा दावा होता है जो कि अतिरिक्त दावे के रूप में होता है और न्यायालय द्वारा कब किया जा सकता है न्यायालय में, यानी कि इसके प्रश्न पे भी ये बात उठाया गया है। इसी में दिया गया है आदेश 8 नियम 6A से लेकर के 6G तक में ये कहा गया है कि वादी के वाद दाखिल करने के पश्चात, पूर्व या पश्चात, किंतु रिटन स्टेटमेंट दाखिल होने के पहले ही दिया जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको वर्णन करना है, चूँकि टिप्पणी में ही पूछा है। दूसरी बात यह है कि इसमें फिर अंतर स्पष्ट करने की बात कहा है मुजरा और प्रतिदावा में। तो देखिए मुजरा जो है एकदम सर्टेन बातों के लिए होता है, यानी कि जो निश्चित हो, निर्धारित हो और जितना का दावा किया गया है उससे अधिक न हो। लेकिन जो प्रतिदावा होता है उसका मूल्य कुछ भी हो सकता है। जैसे 2000 का कोई वादी ने दावा किया तो 3000 का भी हो सकता है, 4000 का भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। और ये बाकी सब चीज़ें हैं कि जैसे मुजरा बचाव का वैध साधन है, जबकि प्रतिदावा बचाव का साधन ही नहीं है, अपितु इसका उपयोग तलवार की तरह भी किया जाता है या आक्रमण का हथियार भी है। तो इस तरीके से जो इसमें अंतर है उसको आप दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसका उस तरीके से आंसर आप मतलब जो आदेश 8 का 6 है और आदेश 8 का 6A से लेकर के 6G तक है उसका पूरा वर्णन करते हुए आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आखिरी है इसका, और बहुत ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको लिखना बहुत शार्ट में है। ये कह रहे कि वादीगण अपने से संबंधित भूमि के कब्जे के प्रत्युदाहरण के लिए प्रतिवादीगण जो वार्षिक किराएदार थे के विरुद्ध वाद दाखिल किए। न्यायालय ने कब्जे के लिए डिक्री देने से इस आधार पर इनकार किया कि खाली करने के लिए उचित नोटिस नहीं दी गई थी तथा वाद के पहले 3 वर्ष तक भूमि के उपयोग एवं अधिभोग के लिए क्षतिपूर्ति संदत करने हेतु प्रतिवादीगण को आदेशित किया। वादीगण मध्यवर्ती लाभों सहित प्रतिवादीगण से भूमियों के कब्जे के प्रत्युदाहरण के लिए नया वाद लाए। प्रतिवादीगण को क्या बचाव उपलब्ध है। अब देखिए धारा 11 जो है रेस जुडिकेटा का, उसको ये रिलेट करके क्वेश्चन बनाया है और ये जानना चाहता है कि क्या इस पे रेस जुडिकाटा लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो जब आप इसेंशियल देखेंगे धारा 11 का तो उसमें है 2 वादों का होना आवश्यक है, एक पूर्व संस्थिति और द्वितीय पश्चात संस्थिति में होना चाहिए। दूसरा इसेंशियल है कि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों के विवादक प्रत्यक्ष एवं सार्थक रूप से समान हो। तीसरा कह रहा है कि दोनों वादी के पक्षकार समान हो या उनके विधिक प्रतिनिधि के मध्य हो। चौथा कह रहा है दोनों वादों के पक्षकारों की हैसियत समान हो। पांचवा कह रहा है पूर्ववर्ती वाद को निर्णित करने वाला न्यायालय वाद वाले वाद में मांगे गए अंतोष को प्रदान करने में सक्षम हो। छठवां कह रहा है कि प्रथमतः न्यायालय ने वाद को गुण दोष पर सुना एवं निर्णित किया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ज़रूरी है। पहले वाद में टेक्निकल रूप से वाद को निर्णित किया गया है कि क्या सूचना दिया गया था कि नहीं दिया गया था, केवल टेक्निकल आधार पर उसके वाद को खारिज कर दिया गया। और उसको अब चूंकि जो बेदखली से बात ये कह रहा है कि क्या फिर वो जो मध्यवर्ती लाभ है उसका ये मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं। तो देखिए गुण दोष के आधार पर सुनवाई नहीं हुई थी तो उसके राइट का जो मेन इशू था उस पर निर्धारण नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ रेस जुडिकाटा नहीं लागू होगा और वो अपने फिर से मूलवाद को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इसमें भी ये बात कही गई है, चूंकि धारा 11 के अंतर्गत प्रांगण न्याय के सिद्धांत को लागू करने हेतु अन्य शर्तों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वाद को गुण दोष के आधार पर सुना गया और निर्णित किया गया हो,
प्रस्तुत समस्या में वाद में डिक्री न देना तकनीकी आधार पर है, न कि गुण दोष पर सुनने के पश्चात। अतः धारा 11 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और वादी द्वितीय वाद लाने हेतु अधिकृत होगा। प्रतिवादी प्रांग न्याय के सिद्धांत का अवलंब नहीं ले पाएगा। चूँकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं 8 एक्सप्लेनेशन, उसके आधार पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसी तरीके से उदाहरण भी दिए गए हैं, जबकि यहाँ उदाहरण हूबहू नहीं मिल रहे हैं। यहाँ घुमा करके क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्डता इसकी बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को इसको ध्यान से पढ़िएगा और तब जो मैं बताया हूँ उस तरीके से आंसर आप सोचिएगा, क्योंकि यहाँ गुण दोष के आधार पर नहीं किया गया है। जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उस एक्सप्लेनेशन में भी ये नहीं आता है, अतः ये टेक्निकल रूप से निर्णित किया गया था, अतः उसके राइट अभी भी बचे हैं और वो मुकदमा ला सकता है अंतर्वर्ती लाभों के लिए। इसके लिए रेस जुडिकाटा नहीं लागू होगा। इस प्रकार से ये जो है विधि प्रश्न पद्धति ये समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में सन 2009 का ही जो तृतीय प्रश्न पत्र है राजस्व एवं स्थानीय विधि का, उसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।